आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। तो कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि SC जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो SC/ST माने जाएंगे कि नहीं। इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं। तो इसीलिए आज का जजमेंट जो है वो पहले के प्रीवियस बहुत सारे जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स को रीअफर्म कर रहा है कि SC/ST कौन होगा। और अगर आप कन्वर्टेड हैं, आप 10 साल पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने SC/ST का स्टेटस छोड़ दिया है, तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते अब मैं SC/ST हूँ। आज का जजमेंट जो है अभी तक जजमेंट अवेलेबल नहीं है। जजमेंट अवेलेबल होने के बाद इस विषय पे टिप्पणी होगी। पर आज का जजमेंट और हमारा जो सबमिशन था वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके और SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कौन कंप्लेनेंट है, वो मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसमें कोई भी रिजर्वेशन वाला इश्यू हमने रेज करा नहीं था और जो ब्रॉडर इश्यू है वो अभी भी पेंडिंग है। जो 1989 का एक्ट आया उस एक्ट ने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में मेंशन करा था उस समय में कि ये एक्ट क्यों आया है। एक्ट इसीलिए आया था क्योंकि बहुत सारे पीड़ित लोग थे जो SC/ST से थे पर उनका जो है वहाँ पे कह सकते हैं कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे थे। इसीलिए दिस एक्ट वाज ब्रॉट इन। एक्ट ने ये कहा कि इन सब लोगों के सामने अगर आप SC/ST के सामने कोई गलत काम करते हैं, उनको आप गाली गलौज करते हैं, उनके सामने आपने कोई एलिगेशंस करे हैं जो गलत हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो जाके इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वो FIR रजिस्टर कर सकता है। अब उसका डेफिनेशन भी प्रोवाइडेड है। एक्ट में ये बताया गया है कि SC/ST कौन होंगे। तो SC/ST का जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में है वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 1950 का, उसके डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो SC/ST है या नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आपको देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है उसका इंटरप्रिटेशन हमारे 2-3 जजमेंट से, और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सुसाई के केस में आया था, उसने इसको इंटरप्रेट करा है कि ये जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ये क्या प्रोवाइड करता है। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो व्यक्ति कन्वर्टेड है वो व्यक्ति इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ही विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एन SC/ST अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो इसीलिए अगर ये एक्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के बेसिस पे रहेगा और वो अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आज के जजमेंट ने यही कहा है कि SC/ST एक्ट उन्हीं लोगों को अप्लाई करेगा जो शेड्यूल कास्ट है